बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी समंदर में बसे जलपरी लोक में सभी जलपरियां हंसी खुशी से रहा करती थी। जलपरियों की रानी बहुत ही अच्छे नेक दिल की रानी थी और वो सभी जलपरियों को प्यार से रखती थी। रानी जलपरी की 7 बेटियां थी जिन्हें रानी उनके कमरे में बंद रखा करती थी। माँ, हम सभी राजकुमारी जलपरियां बाहर पिकनिक पर जाना चाहती है। कृपया आप हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलें। नहीं राजकुमारी जलपरियों, जलपरी लोक की जादूगरनी ने तुम सभी राजकुमारी जलपरियों को बाहर कहीं भी जाने से मना किया है। उसकी ये भविष्यवाणी है कि अगर तुम सभी कहीं बाहर गई तो एक चुड़ैल तुम सभी जलपरियों को जान से मार देगी। तुम सभी राजकुमारी जलपरियों को जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब राजमहल में मंगवा देती हूँ, लेकिन मेरा ये हुक्म है कि तुम सभी जलपरियाँ महल छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। इस तरह 7 राजकुमारी बहनें बहुत दुखी हो जाती हैं, लेकिन उनमें से एक राजकुमारी जलपरी कहती है, सुनो मेरी प्यारी बहनों, मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक पर बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है। अगर हम वो मेला देख कर आए तो कैसा रहेगा? बहन, मेला देखने तो हम सभी जाना चाहते हैं, लेकिन तुमने सुना नहीं कि रानी माँ ने क्या कहा? अगर हम अपने कमरे से कहीं बाहर गए तो वो हमें दंड देंगी। तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और इस तरह सभी राजकुमारी जलपरियां मिलकर कुछ प्लान करती हैं और अपने प्लान के मुताबिक सभी राजकुमारी जलपरियां अपनी जादुई छड़ी से अपनी अपनी एक हमशक्ल जलपरी लोक में छोड़ देती हैं। फिर सभी राजकुमारी जलपरियां चुपके से पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं। तो आखिर हम पृथ्वी लोक पर आ ही गए, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अरे बुद्धू, अभी रात है और सभी इंसान इस टाइम सो रहे होंगे। ठीक है, तो अब सभी अलग अलग हो जाओ। अब हम कल सुबह इसी जगह पर मिलेंगे। इस तरह 7 जलपरियां घूमने निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठी चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हो गया। अब तो 7 राजकुमारी जलपरियां पृथ्वी पर खुद ही आ गई हैं। अगली सुबह गांव में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। सब लोग किसी को देखकर बहुत हंस रहे थे। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने देखो बहन, वहाँ कुछ जलपरियां खड़ी हुई हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि 2 जलपरियां गाय को कुछ खिला रही हैं। ट्विंकल जलपरी, देखो तो ये जगह कितनी शानदार है। यहाँ तो तरह तरह के जानवर है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हाँ साक्षी जलपरी, तुम सही कह रही हो। पृथ्वी लोक बहुत सुंदर है। चलो हम बाकी जलपरियों को यहाँ लेकर आते हैं। इतना कहकर दोनों जलपरियां आगे निकल जाती हैं। यहाँ दूसरी तरफ बाकी की 3 जलपरियां गांव की नदी में नहा रही थी। तभी वहाँ से गांव का एक सुंदर लड़का विशाल गुजर रहा था। तभी उसकी नजर नदी में नहा रही 3 सुंदर जलपरियों पर पड़ती है। विशाल उन सभी जलपरियों को देखता है तो उन्हें देखता ही रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी की 2 जलपरियां पकड़म पकड़ाई खेल रही होती हैं कि तभी वहाँ से गुजर रहे एक हट्टे कट्टे पहलवान से एक जलपरी टकरा जाती है। कल्लू पहलवान लड़कियों से नफरत करता था, इसलिए वो इस बात पर दोनों जलपरियों को बहुत डांटता है, जिस वजह से दोनों जलपरियां रोने लगती हैं। इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते। देखो, इसने मुझे कितना डांटा। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, इतनी बड़ी हो गई हैं, मगर इन्हें पकड़म पकड़ाई खेलनी है। दूसरी तरफ नदी के पास ट्विंकल और साक्षी जलपरी भी आ जाती है और वहीं विशाल छुपकर उन जलपरियों को देख रहा था। अरे तुम तीनों पानी से बाहर आ जाओ। और कितने टाइम पानी में रहोगी? अनीका और स्वीटी जलपरी कहाँ पर हैं? फिर सभी जलपरियां पानी से निकलकर अनीका और स्वीटी
ढूंढने जाती है। थोड़ी देर बाद सभी जलपरियां इकट्ठा हो जाती हैं। तभी एक जलपरी स्वीटी के उदास चेहरे को देखकर कहती है, अरे स्वीटी, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? हम सभी जलपरी लोग छोड़कर यहाँ मस्ती करने आए हैं, ना कि उदास होने। और फिर सभी जलपरियां स्वीटी को हंसाने के लिए जोर जोर से हंसने लगती हैं। और उसी जंगल के बीच में एक गुफा में बैठी चुड़ैल को उनकी आवाज सुनाई देती है। तो वो अपने जादुई शीशे पर थोड़ा पानी छिड़कती है तो वो देखती है कि जलपरियां तो पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और बहुत मजे कर रही हैं। बस अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे पृथ्वी लोक पर मेरा कब्जा होगा। मैं अब सातों राजकुमारी जलपरियों की बलि देकर दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। सभी राजकुमारी जलपरियां पृथ्वी लोक के मजे ले रही थी कि तभी वहाँ पर विशाल आ जाता है और स्वीटी जलपरी से कहता है, स्वीटी, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगी? विशाल की बात सुनकर सभी जलपरियां हंसने लगती हैं। तभी एक जलपरी कहती है, अरे हाँ स्वीटी, ऐसा गोरा और हैंडसम लड़का तुम्हें हमारे परी लोक में कभी नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही स्वीटी जलपरी चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से एक बूढ़े बाबा के रूप में बदल जाती है और उन जलपरियों को पकड़ने निकल जाती है। चुड़ैल आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे वही पहलवान दिखाई देता है। तो चुड़ैल उस पहलवान को अपने साथ मिलाने की सोचती है। अरे बेटा, मैं उन 7 चुड़ैलों को ढूंढ रहा हूँ जो राजकुमारियों का भेष बनाकर जंगल में घूम रही हैं। अच्छा बाबा, तो वो सभी चुड़ैल हैं। मैंने उन्हें देखा है। वो सभी पीछे वाले जंगल में घूम रही हैं। बेटा, वो सभी चुड़ैलें पृथ्वी का सर्वनाश करने आई हैं। तो क्या तुम उन्हें पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। और वैसे भी मुझे ये चुड़ैल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह वो चुड़ैल झूठ बोलकर और धोखे से पहलवान को अपने साथ ले जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि सातों राजकुमारियां एक साथ जंगल में मस्ती कर रही होती हैं। तभी वो चुड़ैल उन जलपरियों से कहती है, अरे सुनो बेटा, क्या इस बूढ़े को एक गिलास पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ और अब मेरे पैरों में जान नहीं है कि मैं नदी से जाकर पानी लाऊं। क्या कोई मेरे लिए पानी लाएगा? इतना सुनकर स्वीटी जलपरी नदी से पानी लेने चली जाती है। लेकिन वहाँ नदी पर पहले से ही पहलवान खड़ा हुआ था। पहलवान स्वीटी जलपरी को आता देखकर उसे चालाकी से बंदी बना लेता है। थोड़ी देर बाद जब स्वीटी जलपरी वापस नहीं आती तो उसे देखने के लिए रीना जलपरी जाती है तो पहलवान उसे भी पकड़ लेता है। ऐसे ही एक एक कर सभी जलपरियों को पहलवान धोखे से पकड़ लेता है। फिर चुड़ैल उस पहलवान को धन्यवाद करती है। धन्यवाद बेटा, जो तुमने इन चुड़ैलों को पकड़ने में मेरी मदद की। अब तुम जा सकते हो। इस तरह चुड़ैल पहलवान का धन्यवाद कर उसे वहाँ से भेज देती है। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन सभी जलपरियों को पकड़कर उन्हें अपने साथ अपनी काली गुफा में ले जाती है। चुड़ैल उन सभी जलपरियों की बलि चढ़ाकर दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक चुड़ैल बनना चाहती थी। दूसरी तरफ विशाल का घर पर मन नहीं लग रहा था तो वो स्वीटी जलपरी से मिलने के लिए जंगल में आता है और स्वीटी जलपरी को जंगल में बहुत ढूंढता है लेकिन स्वीटी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद विशाल चलते चलते दूर एक गुफा के पास पहुंचता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। विशाल जब अंदर जाकर देखता है कि एक चुड़ैल ने सभी राजकुमारी जलपरियों को बंदी बनाकर रखा है। ये सब देखकर विशाल समझ जाता है
कि जरूर ये चुड़ैल इन सभी जल परियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। विशाल समझदारी से चुड़ैल के जाने का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तो विशाल जल्दी से जाकर चुड़ैल की जादुई छड़ी आग में डालकर जला देता है। विशाल के ऐसा करते ही चुड़ैल की सभी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वो सभी जल परियां भी आजाद हो जाती है। इतने में चुड़ैल वापस आ जाती है और वो सभी जल परियों को एक साथ देखकर डर जाती है। सभी जल परियां गुस्से से लाल हुई थी। तभी सभी जल परियां मिलकर अपनी जादुई छड़ियों से एक साथ मिलकर चुड़ैल को वहीं पर जलाकर भस्म कर देती है। इस तरह अंत में विशाल की मदद से उन सभी जल परियों की जान बच जाती है। विशाल, आज तुमने समय पर आकर हम सभी जल परियों की जान बचा ली। अगर आज समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। मैं तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, लेकिन आज से मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। आई लव यू। इस तरह विशाल और स्वीटी जलपरी की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। इसके बाद बाकी की 6 राजकुमारी जलपरियां जलपरी लोग वापस चली जाती हैं और स्वीटी जलपरी हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर अपने पति विशाल के साथ रहने लगती है। ये कहानी निशा नाम की एक लड़की की है। निशा जब 5 साल की थी तभी वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गई हुई थी, लेकिन मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से निशा का हाथ अपने माता पिता से छूट जाता है और वो एक दुकान के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय पल्लवी नाम की एक चालाक और लालची किस्म की औरत की नजर निशा पर पड़ती है और वो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने गांव ले आती है। लेकिन शुरू में तो पल्लवी निशा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती थी, पर जैसे जैसे निशा बड़ी होती गई तो पल्लवी उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उसे अपने घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है। साथ ही छोटी छोटी बात पर उसे बहुत मारती पीटती भी है। ऐसे ही आज भी। अरे निशा, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ आंटी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था ना मेरे सारे गंदे कपड़े धो देना, लेकिन तू यहाँ मेरे कपड़े धोने की बजाय अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही थी। नहीं आंटी, वो खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, बस उसी पर दवाई लगाने के लिए कमरे में गई थी। अरे हाथ जला ही तो है, टूटा तो नहीं। तुझे तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर पल्लवी निशा को बहुत मारती है। आंटी छोड़ दीजिए आंटी, मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ, प्लीज आंटी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने पर। जब तक 2-3 जूते नहीं खा लेती तब तक तेरा काम में मन ही नहीं लगता। उसी समय पल्लवी का पति प्रणव वहाँ पर आता है और कहता है, अरे पल्लवी, बस भी करो। ऐसे किसी लावारिस बच्ची को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही से उसके गांव से उठाकर लाने की गलती कर चुकी हो, लेकिन अब इसे इस तरह से परेशान करके अपनी गलतियों का घड़ा और मत भरो, क्योंकि किसी दिन इसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया ना, तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो। इसलिए जाओ और चुपचाप से खाना खा लो, और तू जाकर जल्दी से सारे कपड़े धो, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? पल्लवी हमेशा निशा पर इसी तरह अत्याचार किया करती थी। उसे ना तो पेट भर खाना देती थी, बल्कि उसे बात बात पर बहुत मारा करती थी। इसलिए निशा हमेशा अपने माता पिता को याद करके रोया करती थी। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, प्लीज मुझे यहाँ से आजाद करवाइए। आंटी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है और कहती है,
अरे बंद कर अपना ये रोना धोना और काम पर ध्यान दे। जल्दी से सारे घर की सफाई कर और फिर बाजार जाकर सब्जियां ले आ। आंटी, हाथ में बहुत जलन हो रही है, इसलिए काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? क्यों? खाना खाने के लिए तो बड़े जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, और काम करने के लिए कह दो तो महारानी के हाथों में दर्द हो जाता है। इसलिए अब जल्दी से काम खत्म कर और बाजार जा, वरना फिर से मुझे अपना डंडा उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं आंटी, मैं कर रही हूँ। इतना कहकर निशा हाथों में चोट होने के बावजूद भी सारे घर की सफाई करती है और फिर सब्जियां लेने बाजार भी जाती है। लेकिन बाजार से वापस आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसी नदी के सामने अचानक से निशा का सब्जियों का थैला फट जाता है और सारी सब्जियां नदी में गिरकर बह जाती है। ये देखकर निशा बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आंटी तो मुझे बहुत मारेंगी क्योंकि सारी सब्जियां तो नदी में गिर गई। अब ऐसे मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर निशा नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब उस आवाज को सुनकर निशा नदी में ध्यान से देखती है तो उसे नदी के अंदर एक जल परी दिखाई देती है जो मछुआरों के लगाए जाल में फंसी होती है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मछुआरा मुझे अपने जाल में फंसाकर ले जाएगा और मुझे महंगे दाम में बाजार में बेच देगा। इसलिए प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। अरे आप कौन हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर निशा मछुआरों के लगाए जाल को बीच में से काट देती है, जिससे वो जल परी आजाद हो जाती है। फिर जल परी निशा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम ही नहीं बताया। निशा, मैं एक जादुई जल परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, अगर आप एक जादुई जल परी हैं, तो आप इस तरह से मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? क्योंकि निशा, मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, तो अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जल परी जी, मुझे तो बस अपने माता पिता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, मुझे बस अपने माता पिता से मिलवा दीजिए जल परी जी। तुम चिंता मत करो निशा, तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। तुम अपनी आंटी को किसी न किसी बहाने से फिर से उसी मेले में ले जाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता उसी मेले में मिलेंगे और वो लोग भी तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर जल परी अपनी जादुई शक्तियों से निशा की सब्जियां वापस ले आती है, जिसे लेकर निशा अपने घर वापस चली जाती है और जल परी के कहे अनुसार वो पल्लवी से कहती है, आंटी, आपको पता है जिस मेले से आप मुझे उठाकर लाई थी ना, उसी मेले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। मुझे कल एक परी मिली थी और उसी ने मुझे ये सब बताया है। इसलिए मुझे तो लगता है हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। क्या तू सच कह रही है? लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आंटी, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग अभी तेरे गांव चलते हैं। सुनिए जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी इसके गांव चलना होगा। अरे अब तुम भी क्या इस बच्ची की बातों में आ रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो जी, एक बार चलकर देखने में क्या ही हर्ज है। और अगर कहीं ये बात सच हुई तो सोचो हम लोग कितने माला माल हो जाएंगे।
इतना कहकर पल्लवी अपने पति और निशा को लेकर उसके गांव चली जाती है और उस दिन भी वही मेला लगा हुआ था जिस मेले से निशा गायब हुई थी। आंटी चलो ना अंदर चलकर देखते हैं। हाँ जल्दी चलो वरना वो खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। इतना कहकर निशा जैसे ही मेले के अंदर जाती है वैसे ही उसके सामने उसके माता पिता खड़े दिखाई देती हैं और जैसे ही उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है क्योंकि वो भी इतने सालों से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होती हैं। इसलिए जैसे ही निशा उन्हें दिखती है वैसे ही वो भागकर उनके गले लग जाती है और ये सब देखकर पल्लवी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ पिताजी आप लोग कहाँ थे? आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया और ये औरत मुझे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने घर ले गई और मुझ पर बहुत अत्याचार किया। माँ मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रख पाई, तुझे ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रही लेकिन तेरा कोई भी अता पता नहीं चला मेरी बेटी। लेकिन कल रात सपनों में एक जलपरी ने आकर मुझे तेरे बारे में बताया, बस इसीलिए हम इस मेले में चले आए। उस जलपरी का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। इसका मतलब ये सब तेरी एक चाल थी, तू मुझे यहाँ बेवकूफ बनाकर लाई है। रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बच्चों तो तुम नहीं, तुमने एक माँ बाप से उसके बच्चे को अलग करने का पाप किया है, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इस औरत को, इसने ही मेरी बच्ची के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इससे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस तरह पल्लवी को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है और उस जादुई जलपरी की मदद से निशा को अपने माता पिता वापस मिल जाते हैं और वहीं पल्लवी को उसके किए की सजा मिल जाती है।